इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमिंग कोड की। तो पूरा हेमिंग कोड का कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। तो आरपीएससी एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। द हेमिंग कोड इज यूज्ड टू परफॉर्म। हेमिंग कोड का इस्तेमाल क्या परफॉर्म करने के लिए किया जाता है? एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, एरर एनकैप्सुलेशन या एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन दोनों। तो सही आंसर जानने के लिए हम एक बार पूरा टॉपिक ये क्लियर कर लेते हैं। तो हेमिंग कोड किसने बनाया? हेमिंग कोड को डेवलप किया है रिचर्ड डब्ल्यू हेमिंग ने डेवलप किया, और ये एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन दोनों के लिए काम में आता है। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर ही हमारा पहले क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि हेमिंग कोड किसने बनाया? रिचर्ड डब्ल्यू हेमिंग ने बनाया, इसलिए इसको हेमिंग कोड बोलते हैं। और इसका काम क्या है? एरर करेक्शन करना और एरर डिटेक्ट करना। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? जो डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है, हमारी दोनों जो लेयर है उनके बीच में हेमिंग कोड काम में आता है। और कंप्यूटर मेमोरी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में एरर डिटेक्ट करने के लिए और एरर करेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? ये जो काम करता है ये पैरिटी बिट लगा करके, यानी कि जो ओरिजिनल डेटा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट हम लगाते हैं जिनको हम पैरिटी बिट बोलते हैं, उनको लगा करके इसका काम किया जाता है, ये वर्क करता है। तो सिंगल बिट एरर को ये करेक्ट कर सकता है और 2 बिट एरर को ये डिटेक्ट भी कर सकता है। तो इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका जो हेमिंग कोड है वो कितने बिट तक की एरर को डिटेक्ट कर सकता है? तो 2 बिट तक की एरर को वो डिटेक्ट कर सकता है और केवल 1 बिट की एरर को वो करेक्ट कर सकता है। तो क्या आजकल भी हेमिंग कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इसका आंसर हाँ में है। रैम के अंदर जो ईसीसी है, एरर कंट्रोल करने का काम है, वो हेमिंग कोड ही करता है। और कम्युनिकेशन और स्टोरेज डिवाइस में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हेमिंग कोड के फायदे मैंने आपको बताए। एक तो एरर करेक्ट कर सकते हैं, अगर सिंगल बिट एरर है तो ये उन्हें आसानी से ठीक कर सकता है। और मल्टी बिट की जो एरर डिटेक्ट है उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ठीक केवल 1 बिट तक ही कर सकता है। और ये जो सीआरसी हमने पढ़ा था पहले, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, उससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये त्रुटियों को सुधार भी सकता है। अब बात आती है कि हेमिंग कोड के नुकसान क्या हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं। तो एक सीमा तो यही है कि ये केवल 1 बिट तक की एरर्स को ठीक कर सकता है, और 1 से अधिक बिट तक की अगर हम गलती को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है उनको गलत कर दे वो, और फिर हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। दूसरा, इसमें जो पैरिटी बिट्स हम जोड़ते हैं उसके कारण इसका जो ओवरहेड है वो बढ़ जाता है, जिससे हमको अधिक बिट्स भेजने पड़ते हैं। तो एक तो हम डेटा भेज ही रहे हैं, साथ में पैरिटी बिट भी भेज रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो है, ये एक्स्ट्रा हमको ओवरहेड भेजना पड़ता है पैरिटी बिट के कारण। तो ये है इसकी लिमिटेशंस। चलिए अब बात करते हैं कि जो हेमिंग कोड है ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ एक्स्ट्रा पैरिटी बिट जोड़ते हैं ओरिजिनल डेटा के साथ। तो ये जो पैरिटी बिट हम जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डेटा यहाँ है और डेटा के पीछे लगा करके हम भेज रहे हैं पैरिटी बिट को, ऐसा नहीं है। डेटा जो है हमारा, उसके बीच बीच में हम पैरिटी बिट लगाते हैं। यहाँ बीच में लगा दिया पैरिटी बिट को, या फिर स्टार्टिंग में लगा दिया पैरिटी बिट को। तो ये पैरिटी बिट की जो कहाँ पर लगनी है ये डिसाइडेड हम करते हैं, और ये पहले से डिसाइडेड है कि पैरिटी बिट कहाँ कहाँ होंगी। तो ये जो पैरिटी बिट है ये हमारे को चेक करने के काम में आती है कि कोई गलती हुई है या नहीं हुई है। अगर मान लीजिए आपके पास 4 बिट का डेटा है तो आपको उसके साथ 3 पैरिटी बिट जोड़नी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो आपका जो डेटा वर्ड बनेगा, यानी कि जो डेटा ट्रांसमिट करने योग्य बनेगा, वो 7 बिट्स का बनेगा, जिसको हम कोड वर्ड भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि जो हमारा डेटा है उसमें पैरिटी बिट की जो पोजीशन है वो कैसे तय होती है। तो जो पैरिटी बिट है वो उन स्थानों पर रखी जाती है जहां 2 की पावर हो।
जैसे 2 की पावर 0 यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर पैरिटी बिट P1 रखी जाती है। 2 की पावर 1 यानी कि सेकंड पोजीशन पर भी हम पैरिटी बिट को रखते हैं। 2 की पावर 2 यानी कि फोर्थ पोजीशन पर हम पैरिटी बिट को रखते हैं। 2 की पावर 3 एट्थ पोजीशन पर हम पैरिटी बिट को रखते हैं। इस तरह से हम 2 की पावर्स में पैरिटी बिट की पोजीशन को रख सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ डेटा फ्रेम बनाया है, इसके अंदर पैरिटी बिट को भी पोजीशन को भी मैंने दिखाया। जैसे यहाँ से ये शुरू हो रहा है राइट साइड से और ये इसकी पोजीशन नंबर 1 है, तो यहाँ पर पोजीशन नंबर में हम पैरिटी बिट को रखेंगे। पोजीशन नंबर 2 पर भी हम पैरिटी बिट को रखेंगे। पोजीशन नंबर 4 पर भी पैरिटी बिट को रखेंगे। पोजीशन नंबर 8 पर भी पैरिटी बिट को रखेंगे और पोजीशन नंबर 16 पर भी हम पैरिटी बिट को रखेंगे। तो हमारा अगर डेटा 4 बिट का है तो 3 बिट तो हमारी पैरिटी बिट से ही फिल हो गई। अब बची हुई जो जगह है, जैसे तीसरे नंबर पर हमारी डेटा बिट आ जाएगी, 5वें नंबर पर हमारी डेटा बिट आ जाएगी, 6ठे नंबर पर हमारी डेटा बिट आएगी, 7वें नंबर पर हमारी डेटा बिट आएगी। तो इस तरह से जो हमारा डेटा वर्ड बनेगा, कोड वर्ड बनेगा, वो 7 बिट का बन जाएगा 4 बिट की डेटा भेजने के लिए। अब सपोज कीजिए मुझे डेटा भेजना है 1010, तो आप देख सकते हैं ये पैरिटी बिट की पोजीशन हमने तय कर रखी है और बाकी जगह में हमारा डेटा आ सकता है। तो हम डेटा फिल कर देते हैं। तो 1010 को हम कैसे फिल करेंगे, जो 3 वाली पोजीशन है उस पर हम ये वाला लेके आएंगे 0 और 5 वाली जगह पर हम 1 लेके आएंगे, फिर 6 वाली जगह पर हम फिर से 0 और 1 को लेकर के आएंगे 7 वाली पोजीशन पर। तो मैंने यहाँ फिल कर दिए हैं। तो अब हमारे जो डेटा वर्ड की साइज है वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, 7 से लेकर के 1 तक हमारी डेटा वर्ड की साइज हो गई और इसमें 7 बिट हमको ट्रांसमिट करनी पड़ेंगी। तो हम कह सकते हैं कि हमें अगर 4 बिट का डेटा ट्रांसमिट करना है तो 3 पैरिटी बिट की आवश्यकता पड़ेगी और टोटल हमारा डेटा वर्ड साइज है वो 7 बिट का हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें कितने पैरिटी बिट की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हमने यहाँ एक डायग्राम बना ही लिया है, 2 की पावर्स में हमें पैरिटी बिट निकालनी होती है। अब अगर 4 बिट का डेटा है तो 3 पैरिटी बिट की आवश्यकता पड़ेगी, हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारा डेटा वर्ड है, यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा। तो 4 बिट है तो 3 पैरिटी बिट की आवश्यकता होगी और इसको हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है 2 की पावर r इक्वल टू m प्लस r प्लस 1, जिसको मैं पक्षांतरण करके m इक्वल टू 2 की पावर r माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं m को तो यहाँ रख रहा हूँ और बाकी r और 1 को मैं इधर ले आता हूँ, तो 2 की पावर r माइनस 1 हो जाएंगे। तो यहाँ जो m बता रहा है वो हमको बता रहा है डेटा बिट कितनी है। तो डेटा बिट हमारे यहाँ 4 है, तो हम अब r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू हम एक बार 2 रख के देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको। अब अगर हम r की वैल्यू को, जो ये r है, इसको अगर 2 रखते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4 इक्वल टू 1, जो कि गलत हो गया, इसलिए हम 4 नहीं रख सकते, इसलिए हम r की वैल्यू को 2 नहीं रख सकते। अब r की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। तो r की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1 जो 4 के बराबर हो गया। इससे हमें पता चला कि हमें 3 पैरिटी बिट की आवश्यकता होगी 4 बिट के डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो हमने समझा कि पैरिटी बिट की पोजीशन क्या होगी, 2 की पावर 0 1 2 इस तरह से पैरिटी बिट की पोजीशन होती है और हमें कितने पैरिटी बिट की आवश्यकता होगी उसको फॉर्मूले से भी निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं कि जो हमने पैरिटी बिट की पोजीशन सेट करी है उन पर वैल्यू कैसे निकालें। पैरिटी बिट की वैल्यू 0 है या 1 है वो कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ दी है, अब इस कैलकुलेशन से हम पैरिटी बिट की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पैरिटी बिट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पैरिटी बिट की जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, P1 जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक को लेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर वापस एक को लेंगे। तो 1 हमने लिया, 2 को छोड़ दिया, 3 को लिया, 4 को छोड़ दिया, 5 को लिया, 6 को छोड़ दिया, 7 को लिया। तो मैंने 1 3 5 7 को लिया है और इनकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है।
1 की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, यहाँ 0 हमने लिखा P0, तो हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। और 3 पर जो वैल्यू है वो 0 है, 0 हमने लिख दिया। 5 पर जो वैल्यू है वो 1 है, और 7 पर जो वैल्यू है वो 1 है। इन सबको मैंने जोड़ा तो मुझे मिला 2। तो 2 एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो मुझे इवन ही रहने देना है इवन पैरिटी बनाने के लिए। तो मैं इवन पैरिटी की तरफ से काम कर रहा हूँ। तो मुझे अब यहाँ जो P1 की वैल्यू है अगर मैं 0 सेट कर देता हूँ तो पैरिटी मेरी इवन ही रहेगी। अब मैं 0 रख के भी इनको जोड़ूंगा तो 2 ही आंसर आएगा जो कि इवन है। इसी तरह हम पैरिटी नंबर P2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो सेकंड पोजीशन पर है। तो इसके अंदर क्या करना है कि हमें 2 से शुरू करना है और 2 छोड़ना है, 2 लेना है। हम लेते हैं 2 और 3 को हम ले लेते हैं, और 4, 5, 6 को हम छोड़ देते हैं, 6, 7 को हम ले लेते हैं। तो हमारा डेटा यहीं तक है, 6, 7 तक। तो हमारे पास जो आया 2, 3, 6, 7। 2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इस क्वेश्चन मार्क लिख दिया। 3 की वैल्यू 0 है, 5 यहाँ है नहीं, 6 की वैल्यू 0 है, और 7 की वैल्यू है 1। तो अगर इनको हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 1, जो कि एक ऑड नंबर है। तो इसमें अगर हम एक और 1 लिख देंगे तो ये इवन नंबर हो जाएगा, इसलिए P2 की वैल्यू को हम इवन सेट कर देते हैं। अब है पोजीशन नंबर 3, जो हमारी पैरिटी बिट की पोजीशन नंबर 3 है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो थर्ड नंबर की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 को लेना है, 3 को छोड़ना है। तो 4, 5, 6 को हमें लेना है, सॉरी यहाँ हमको 4 लेना है, 4 छोड़ना है। तो 4, 5, 6, 7 को हम ले लेंगे। 4, 5, 6, 7 इनको आप जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है जो कि इवन नंबर है, और हमें इवन नंबर ही चाहिए। तो हम यहाँ 4 की वैल्यू को भी 0 सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ये सारी वैल्यू सेट कर दी है। तो जो फाइनल डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए हमको ये वैल्यू ट्रांसमिट करनी है, ये डेटा ट्रांसमिट करना है। तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा था वो ये है, और जब इसमें पैरिटी बिट और जोड़ी गई तो हमारा जो डेटा बन गया, ये डेटा बन गया, जिसको हम डेटा वर्ड भी बोलते हैं, कोड वर्ड भी बोलते हैं। अब इस डेटा को हमको ट्रांसफ़र करना है, भेजना है। अब मान लीजिए हमने जो डेटा था वो ट्रांसमिट कर दिया, ये डेटा, और रिसीवर को मिला ये डेटा। तो एक बिट हमारी गड़बड़ हो गई, आप देख सकते हैं। तो किसी भी कारण से बिट गड़बड़ हो सकती है, और इसका ये पता कैसे करता है कि जो डेटा है वो सही मिला है, गलत मिला है। तो वो पैरिटी को वापस से चेक करता है और फिर पता चलता है कि उसको गलत मिला है या सही मिला है। तो चलिए चेक करते हैं हम वापस। रिसीवर एंड पर हमने डेटा को जमा लिया है सभी पोजीशन पर। तो अब पैरिटी P1 को हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम 1, 3, 5, 7 को लेंगे, यहाँ 1 को लेंगे, 3 को लेंगे, और 5 को लेंगे, और 7 को लेंगे। एक को लेना है, एक छोड़ना है, एक लेना है, एक छोड़ना है। तो इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो इवन आ गया, पहले भी हमने इवन ही भेजा था। तो ये सही है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 0। अब हम सेकंड पोजीशन की पैरिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हमको 2, 3 लेना है और 6, 7 लेना है, बीच में 2 छोड़ने हैं, 2 लेने हैं। तो 2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये 0 है, और ये डबल 1 है। तो ये हमको ऑड मिल गया, जबकि हमने भेजा था इवन। तो जो हमको ऑड मिला उसको हम लिख लेते हैं ऑड, यानी कि 1 लिख लेते हैं। तो हम 0 इधर से और इधर 1 लिख चुके हैं। अब आती है थर्ड पैरिटी चेक करने की बारी। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस पैरिटी की वैल्यू को। तो हमें यहाँ 4, 5, 6, 7 इन चारों को लेना है और 4 आगे के छोड़ने हैं। तो 4 की वैल्यू 0, 1, 1, 1 इन चारों को जोड़ देंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, इसलिए यहाँ हम एक ऑड नंबर लिख देते हैं। अब इस नंबर जो हमारे पास आया है, इसको अगर हम बाइनरी में लिखते हैं तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें मिलता है 6। तो ये 6 हमें ये बता रहा है कि जो एरर है वो 6th पोजीशन पर की गई है। आप कृपया इस 6 पोजीशन वाले जो नंबर है इसको चेंज कर लीजिए। तो ये जो 1 है इसको हम चेंज कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा जो भेजा गया डेटा
रिसीवर एंड से मैच हो जाएगा। इस तरह से ये जो हमिंग कोड है ये हमारे 1 बिट की एरर को ठीक कर सकता है, सही कर सकता है। तो आई होप आपको हमिंग कोड पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है। अब आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बड़ी इजीली दे सकते हैं। हमिंग कोड क्या करता है? हमिंग कोड एरर करेक्ट और एरर डिटेक्ट दोनों करने का काम करता है। यहाँ पे ये पूछा नहीं गया कितने बिट तक का एरर करेक्ट कर सकता है, कितना डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको फोर्थ आंसर सही मानेंगे। फोर्थ आंसर इसका सही होगा।